सो नॉर्म, मैग्नीट्यूड या फिर डिस्टेंस एक ही बात है। सो यहाँ पर क्या है, आर माइनस आर नॉट। आर नॉट क्या है, आर माइनस आर नॉट विच इज इक्वल टू 1। मीन टू से आपको आपके पास वो वाले पॉइंट्स होंगे जिसका जो आपके पास सेंटर आर नॉट होगा और रेडियस क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। सो उस वो वाले पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे। और उसके बाद क्या है, वो वाले पॉइंट्स आपके पास आएंगे जिसका रेडियस आपके पास आर नॉट होगा, जो आप जिनका सेंटर आर नॉट होगा और रेडियस 1 से कम होगा, और यहाँ पर रेडियस 1 से ज्यादा होगा। सो यही चीज बेसिकली आर क्यूब के लिए भी आप कहोगे। फॉर 3 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल था और ये 3 डायमेंशनल हो गया, जस्ट इनमें यही फर्क है और कुछ भी नहीं है। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, आपको क्या करना है, आपको ये शो करना है कि ये डायरेक्शनल कोसाइन जो हैं किसी भी वेक्टर के, लेट से आपके पास ये वेक्टर है, वेक्टर आपका 3 में है, 3D है, सो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सो अगर आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं तो वो कह रहा है कि आपके पास ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इस तरह से इक्वल हैं बेसिकली। मीन टू से cos अल्फा विच इज इक्वल टू v1 बाई v का मैग्नीट्यूड, एंड आपके पास क्या है, cos बीटा v2 बाई v का मैग्नीट्यूड एंड v3 बाई v का मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखो, ये समझ सकते हो कि इससे आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं बेसिकली आप जानते हो कि आपके पास कोई भी वेक्टर हो 3D में तो आप उसको कैसे लिखते हो, v1 i प्लस v2 i प्लस v3 i, सॉरी जे एंड के आएगा बेसिकली। सो आप जानते हो कि वी हैट किसके इक्वल है, बी का वेक्टर और उसका किसके इक्वल है, बी वेक्टर और उसका वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी का नॉर्म या फिर मैग्नीट्यूड, ऐसी बात है। सो ये वी मैग्नीट्यूड तो सेम रहा। सो ये किसके इक्वल है, v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k, ऐसा ही डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। तो अलहदा अलहदा डिवाइड कर सकते हो, ये तो आपके पास रूल है ना। तो v1 बाई v का मैग्नीट्यूड और i प्लस v2 बाई v का मैग्नीट्यूड, या फिर नॉर्म कह सकते हो, j एंड प्लस v3 बाई v का मैग्नीट्यूड या फिर नॉर्म। सो मीन टू से आपने क्या किया, एक चीज तो आपने फाइंड कर ली कि ये है, यही चीज नहीं है बेसिकली ये। सो अब यहाँ पर इसको ये किसके इक्वल है, ये cos अल्फा के इक्वल है, ये cos बीटा के इक्वल है और ये cos गैमा के इक्वल है। सो एंगल्स का इसमें क्या चक्कर है, आप जानते हो कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल आता है cos का, अल्फा बीटा और गैमा। सो अगर आपके पास ये वेक्टर हो, v वेक्टर है, जी सर, ठीक है। सो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, v1 v2 v3, मीन टू से ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू, ऐसा ही है। सो अगर हम बात करते हैं 2D की तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं 3D की, यहाँ पर x एक्सिस पे या फिर y एक्सिस पे वही पॉइंट होता है, बाकी सारे जीरो होते हैं, आप जानते हो ना। जी सर, x एक्सिस पे x की वैल्यू होती है, बाकी तमाम जीरो होते हैं। y एक्सिस पे y की वैल्यू होती है, वाई की बाकी तमाम वैल्यू जीरो होती है, होती है, बाकी जीरो होते हैं। तो मीन टू से अगर ये y एक्सिस हो देन जीरो
और V2 और 0, ये पॉइंट ये होगा। जी सर, जी सर। तो अगर आप यहाँ पे इसकी बात करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर ये x एक्सिस है, तो मीन टू से V1 0 जी सर, 0 और ये 0 0 एंड V3 ऐसा ही। जी सर, जी सर। तो अगर आप जानते हो कि हमेशा से ही जो आपके पास J होता है, Y होता है, उसका एंगल बीटा होता है, और जो X जी होता है सर, उसका एंगल अल्फा होता है, अल्फा। और जो आपके पास C होता है उसका एंगल गैमा होता है, राइट। जी सर, सो अगर आप यहाँ पर मुझे कैंसिल करने दें, ये आपके पास ट्राइंगल नजर आ रही है, अगर आप इसको एज ए ट्राइंगल कंसीडर करें, ये चीज जी सर, ट्राइंगल मान रही है, वो भी राइट। जी सर। सो आप जानते हो अगर आप ये एंगल चूज करोगे तो एंगल के सामने वाली क्या चीज होती है, हाइट। एंगल के, जी सर, सो उसके साथ वाली बेस और हाइपो, जी सर, जी। सो जी सर, अगर आप एंगल बीटा यूज करते हो, क्योंकि इसके दरमियान बीटा एंगल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखें बीटा है ना, जी सर, V जी सर, और X एक्सिस Y एक्सिस के दरमियान। तो यहाँ पर आप जानते हो कि कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, कल बेस ओवर हाइपो। बेस ओवर हाइपो, राइट। जी सर, सो बेस, दिस वन इज अ बेस बेसिकली, एंगल जी के सर, सामने वाली एक चीज बेस होती है, सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट। या फिर हाइट कह जी सर, सकते हो, जी और सर, दूसरा क्या होता है, साथ में दोनों, एक आपके पास बेस होती है, दूसरी आपके पास हाइपो होती है। ऐसे ही है, जी अगर सर, एंगल आपका ये है तो ये आपकी बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, मीटर से वतर, जी सर, ठीक जी है। सर, सो बेस बाय वतर या बेस बाय जी हाइपो। सर, सो बेस क्या जी है, सर, बेस आपकी क्या है, V2 है, आप कह चुके हो कि ये V2 पॉइंट है, सो ये V2 जी होगा सर, बेसिकली। सो जी सर, V2 बाय 0 से V का डिस्टेंस कितना होगा, वो V मैग्नीट्यूड होगा। जी सर, सही, जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस V मैग्नीट्यूड ही है, क्योंकि आप जानते हो जी, D विच इज इक्वल टू V मैग्नीट्यूड, या जी फिर सर, नॉर्म कह सकते हो, जी सर, तो इसके इक्वल है। सो जी सर, यही चीज अगर आप यहाँ पर गैमा के साथ करें, जी तो सर, क्या वो फिर होगा, सभी आ जाएगा। कार ये देते देखें। हैं, जी सर, सो दिस वन बेसिकली परपेंडिकुलर, हाँ, सो क्या है, ये गैमा है, इसके सामने वाली क्या चीज हो गई, हाइट, इसमें हाइट है। या फिर परपेंडिकुलर कह सकते हो, राइट। और जी सर, उसके साथ ये हो गई बेस, और ये आपके पास हाइपो। जी सर, तो कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या आएगा, कॉस बीटा आपके पास आएगा, ये के एक्सिस है, मीन टू से जी V3, सर, V3 जी कंपोनेंट है सर, ना के का, V में जी आपने सर, कहा था। सो V3 विच इज इक्वल टू V3, क्योंकि ये बेस की वैल्यू क्या है, V3 है, और आपके जी सर, पास, और ये हाइपो, हाइपो की वैल्यू है आपके पास V का मैग्नीट्यूड या V का नॉर्म, ठीक जी है। सर, और लास्ट पे इन द सेम वे, या बीटा, बीटा आ रहा नहीं, गैमा होना है, यहाँ पे ये गैमा आएगा, गैमा होगा। गैमा, और उसके बाद रह गया अल्फा भी कॉस, शायद इसी तरह आ जाएगा। कॉस अल्फा अल्फा आ भी इसी जाएगा तरह। V1 बाई V का मैग्नीट्यूड। हाँ, और जी यही सर, चीज आपको बेसिकली साबित करनी थी, आपको ऐसे में देखें जरा, ये देखिए यही चीज आपको साबित करनी थी, जी सर, समझ रहे हो, यही चीज, कॉस अल्फा इसके इक्वल है, कॉस बीटा इसके इक्वल है, और कॉस गैमा इसके इक्वल है। सो ये चीज आपने प्रूव कर ली। उसके बाद इन द सेम वे, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, वो ये कहता है आपको बेसिकली कि ये चीज स्क्वायर करो और ये 1 के इक्वल आ जाएगी। सो मीन टू जी से सर, क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर वैल्यूज जो आपने निकाली है वही पुट कर दें, मीन टू से V1 V1 बाई V का मैग्नीट्यूड प्लस जी, V2 बाई V टू का बाई बी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। या फिर नॉर्म, और V3 प्लस, बाई V का
मैग्नीट्यूड। सो होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, तो एलसीएम क्या आएगा? सेम है सेम। जी सर। और ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। जी सर। सो आप जानते हो v डॉट v विच इज इक्वल टू v स्क्वायर। जी सर। जी, जी सर। सो ये खुद का खुद से है, सो इसका मतलब ये v का स्क्वायर है। जी सर। सो ये भी आप जानते हो कि ये क्या है, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू v का नॉर्म इसका स्क्वायर, ये सेम होते हैं। जी सर। सो अगर ये सेम होते हैं तो ये खुद से कैंसल हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 1। जी सर। सो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया। अगर जी कोई मसला है तो बता सकते हो कि कहाँ से नहीं समझ आए। सर, ये 20 इधर से नहीं, थोड़ी से 20 के इज इक्वल टू वो जो आपने लिखा है कि ये तो वो सिंपल सी नाप बात है ना। उसका। आप देखें, आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट जब आता है, सो डॉट प्रोडक्ट से आपको जो वैल्यू मिलती है वो कांस्टेंट होती है, राइट? जी सर। जी सर। कांस्टेंट होती है ना। सो कांस्टेंट बेसिकली कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट वैल्यू। और आप जानते हो कि नॉर्म से भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आती है। जी सर। सो कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट से अगर डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा? 1 नहीं आएगा। मीन से 2 को 2 जी से सर। डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा ना। सेम चीज जी सेम सर। पे अब डिवाइड होगी तो आपके पास 1 आएगा। सो यहाँ पर सेम चीज सेम पे डिवाइड हो रही है तो वहाँ 1 आंसर आ गया ना इसका। जी सर। अब सर। जी। सो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। और ये जो तीनों क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी ख्याल रखना। ये ये आपको हर 21 22 21, 22 एंड 23 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। यस। सो उसके बाद आपको दो वेक्टर लेने हैं और यही जी चीज। सर। सो आप जानते हो कि कॉज अल्फा वन, कॉज अल्फा वन किसके इक्वल होगा? v1 बाई वी v1 का मैग्नीट्यूड। जी v1 कह सकते हो या फिर स्मॉल v, और इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आपके पास v1 जी एक सर। मैग्नीट्यूड है और v2 जी आपके सर। पास क्या है? आप लेट कर लें इस तरह से कि v1 जो है आपके पास जो वेक्टर है उसके पास आपके पास जो है x1 y1 एंड z1, आपके पास ये कंपोनेंट्स है। और कंपोनेंट v2 के लिए आपके पास x2 x2 y2। y2 एंड z2 आपके पास ये कंपोनेंट है। सो इसको हम जी यहाँ सर। सॉल्व ही नहीं करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और सो ये चीज बेसिकली आपको साबित करनी है। जी, जी तो सर। लेट आप करोगे सबसे पहले कि v1 जो आपके पास फैक्टर है उसके पास जो कंपोनेंट है x1 y1 y1 एंड z1, z1 राइट? और v2 जो आपके पास वेक्टर है उसके पास है x2 y2 y एंड z2, राइट? z2। जी सो सर। बाई जो आपने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा है कि cos अल्फा वन ये किसके इक्वल होगा? ये आपके पास v1। x1 बाई v1 का नॉर्म, जी सर। सही? और जी सर। अल्फा टू, सो ये x2 डिवाइडेड बाई v2 इसका नॉर्म, या फिर मैग्नीट्यूड कह सकते हो, राइट?
सो प्लस उसके बाद क्या है y1 डॉट y2, इसका इसके नीचे क्या आएगा y1 v1 का नाम, इसके नीचे v2 का नाम, और ये प्लस z1 बाई v1 का मैग्नीट्यूड डॉट z2 डिवाइडेड बाई v2 का नॉर्म या फिर मैग्नीट्यूड। सो अगर आप गौर करो तो डिवीजन सबकी सेम है, सबके ठीक है नीचे इसका एलसीएम यही चीज आ जाएगी, एग्जैक्ट सेम थिंग जी। जी सर। V1 का नॉन और V1 V2 सो का। v1 का नॉर्म और v2 का नॉर्म बेसिकली, सो बेसिकली x1 डॉट x2 प्लस y1 डॉट y2 प्लस z1 डॉट z2। तो अगर आप गौर करो तो पहला कंपोनेंट पहले के साथ, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के साथ, और ये कंपोनेंट हैं किसके, ये v1 एंड v2 V2 के के। कंपोनेंट्स हैं, राइट। सो इसका मतलब v1 डॉट v2 स्क्वायर लिख दिया मैंने, v2 डिवाइडेड बाय v1 का मैग्नीट्यूड या फिर नॉर्म और v2 मैग्नीट्यूड ये भाई 9। सो यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में आपको क्या शो करवाना है, ऑर्थोगोनल मीन टू से 90 का जाविया बनाते हैं, और 90 का जाविया होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट सभी cos 90 cos ये 90 है। जीरो होता है, जी सर। जी सर। जीरो होता है। सो बेसिकली अब आप क्या करो, ये नोटेशन ग्राफ कर रहे हैं तो आप लेट करोगे कि क्या है, लेट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। जी सर। सो ऑर्थोगोनल हैं तो क्या होगा, v डॉट v1 डॉट v2 विच इज इक्वल टू 0। सो जी सर। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ भी होगा, v1 का मैग्नीट्यूड या फिर नॉर्म एंड v2 का मैग्नीट्यूड नॉर्म विच इज इक्वल टू 0 और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। That's right। यही आपको बेसिकली प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखें, लेकिन जी यहाँ पर सर। एक क्वेश्चन में एक चीज आई है, वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ का चक्कर आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ आया। ये जिसको पहले रखा था प्रूव करने के लिए, उसी को फिर दोबारा मतलब दोबारा सॉल्व कर दें, करो तो मीन टू से हमने फर्ज ये किया कि आपके पास ये ऑर्थोगोनल है और साबित किया इसको, जी सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे लेट और इसको करेंगे साबित कि ये आपके जी पास सर। ऑर्थोगोनल है, या फिर इसका सिंपल सा मेथड है, आप जो भी आपने किया है आप ऐसे कर दें, यही सब जो आपने सारे स्टेप्स किए हैं ये मैं बैकवर्ड कर देता हूँ। जी सर। मतलब सर जी सबसे पहले फिर ये जो आपने फर्स्ट स्टेप 0 लगाया, वो वाला स्टेप सबसे पहले लिखेंगे ना, फिर ऊपर चलते जाएंगे इन्वर्स प्रोसेस हाँ में। इनवर्स कर दे, इनवर्स प्रोसेस, इसका मतलब क्या, ये पहले आया और अब ये वापस चले जा रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। मतलब ये जो पहले आया था वो हम्म इन्वर्स प्रोसेस में सबसे लास्ट में आएगा। हम्म, बस यही होगा और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, ये होता है। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसके बाद ये 24 छोड़ें ये इसको, सर जी ये नहीं करना है, इसको कहीं 24 छोड़ना 25 है। ये आगे से ये कोई भी नहीं करना सर जी। ये 27 देख लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। इसमें क्या है बेसिकली, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये आपने ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी पढ़ी थी, वो क्या थी, वो क्या कब होल्ड करती थी, लेस देन एंड इक्वल टू के लिए। यस है वो काफी लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि अगर ये इक्वल टू हो तो आप क्या कहोगे यू और वी के बारे में। सो आप ये कहोगे कि यू और वी यूनिट वेक्टर होंगे,
ठीक है। और यूनिट वेक्टर होने के साथ साथ वो डिफरेंट एक्सेस में होंगे। मीन टू से अगर u यूनिट वेक्टर है x एक्सेस में, v यूनिट वेक्टर होगा y एक्सेस में या फिर z एक्सेस में, डिफरेंट एक्सेस में, सेम एक्सेस में नहीं होगा। जस्ट यही लिखोगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जो इक्वेशन उसने लिखी है कि अगर ये यूनिट वेक्टर होंगे और डिफरेंट एक्सेस के साथ ये कैलकुलेट होंगे, बेसिकली ये डिफरेंट एक्सेस के साथ बेसिकली होंगे। अगर आपके पास एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होगा या फिर इस तरह से होगा। मीन टू से y होगा और एक z होगा, सेम नहीं होगा। अगर सेम हुआ तो 28 को नहीं करना चाहिए, बाकी कोई नहीं, काम के ही नहीं है हमारे पास। 28 भी नहीं करना, आगे बाकी से कोई छोड़। भी नहीं है चाहिए। अच्छा, सो यहाँ पर बात आ गई ऑर्थोगोनैलिटी जो की, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि अगर दो आपके पास वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब वो ऑर्थोगोनल है या फिर परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। सो यहाँ पर वही डेफिनेशन दोहरा रहा है कि आपके पास तो वेक्टर है, आर एन में ऑर्थोगोनल कहेंगे या फिर परपेंडिकुलर कहेंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी है, मैं ये कह रहा था, ये देखिए इस तरह के आप इस तरह से आपके पास, इस तरह के आपके पास अगर हुए ना तो आपके पास क्या होगा, तब आपके पास वो रिलेशन होल्ड करेगा। मीन टू से अगर आपके पास v ये हुआ और दूसरा ये हुआ, v1 ये हुआ तो v2 या u ये हुआ तो v, इस तरह का फंक्शन। मीन टू से ये यूनिट वेक्टर है ना, और डायरेक्शन ये यहाँ पर x के लिए है और यहाँ पर z के लिए है, यहाँ पर y के लिए है और यहाँ पर z के लिए है। तो ये तीनों कंडीशन आप लिख सकते हो कि अगर ये तीनों कंडीशन हुई, मीन टू से अगर u ये हुआ तो v ये हो, अगर u ये हुआ तो u v ये हो, अगर u ये हुआ तो v ये हो, ये तीनों कंडीशन लिख दें इसका आंसर तब भी ठीक है। हाँ मतलब सर जी ऑर्थोगोनैलिटी जो है प्रूव करने के लिए ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। नहीं, ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या आपके पास है, क्योंकि ये देखिए ना भाई, ये सिंपल, जब आप एक्सेस बनाते हो तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है और ये इस पे परपेंडिकुलर होता है बेसिकली। जी सर। सो तीनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। सो अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो मीन टू से आई जे इसका डॉट प्रोडक्ट 0, आई के इसका डॉट प्रोडक्ट 0 और जे के इसका डॉट प्रोडक्ट 0 बाई वो हमने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, हम जानते हैं कि ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका मतलब आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और वो है बेसिकली। तो ये चीजें तो आप पहले से जानते हो। यहाँ पर एक नई चीज आई है, ये चीज तो आप जानते हो कि आप डिस्टेंस कैसे लेते हो, एक पॉइंट में से दूसरा हटा देते हो, ठीक है। और ये लाइन के लिए है, मीन टू से इसमें 2 पॉइंट्स हैं और प्लेन में क्या होता है, प्लेन में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में 3 पॉइंट्स और लाइन में आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। सो लाइन की ये इक्वेशन हो गई और प्लेन की ये इक्वेशन हो गई बेसिकली। जस्ट उसी को ही उसने लिखा है कि a x माइनस एक्स नॉट, b कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई किया है जस्ट, और c क्या है z माइनस जी नॉट। ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की, और ये आपके पास लाइन की, ये आपको आगे यूज होगा बेसिकली। सो दीज आर कॉल्ड पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस। पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन, इनको क्या कहते हैं, पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन बेसिकली। सो अगर आपको कहीं पे कहता है कि आप इसकी पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करें कोई पॉइंट दे के, तो आप क्या करोगे, सिंपल ही यहाँ पर वो पॉइंट पुट कर दोगे। अगर 2 हुए तो इनको पुट कर दोगे, अगर 3 पॉइंट हो गए तो इसमें पुट कर दोगे और सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वो प्लेन नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। किसके लिए, पॉइंट, किसी उन पॉइंट्स के लिए जो आपको गिवन होंगे। तो पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन उसने कहा है, यहाँ पर उसने R2 में दी है, क्या है, a which is equal to 6, b which is equal to 1। सो बेसिकली x minus 3 and
y माइनस इंटू -7 बेसिकली ये चीज़ है। सो ये पॉइंट्स कौन से आए आपके पास? आपके पास पॉइंट आए 3 एंड -7, समझ रहे हो? या क्या जी आपके सर। पास क्या फार्मूला होता है? x नेगेटिव x नॉट होता है, तो मीन टू से यहाँ पर नेगेटिव है तो सिंपल 3। जी और दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास y माइनस टू -7, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 2 बार नेगेटिव लिखेंगे। सो बेसिकली एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। सो इस पॉइंट के लिए क्या है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। सो उसके बाद n क्या है? 6 और 1, a और b की वैल्यू वो आपके पास क्या है? n है। n मीन टू से जो x एक्सिस के साथ बाहर होगा उसको कहेंगे x में n की वैल्यू। यहाँ पर 9 में क्या है? वो x की वैल्यू। और जो y के साथ होगा वो 9 में, वो n में 1 है। सो r क्यूब के लिए भी वही काम। यहाँ पर उसने 3 पॉइंट्स ले लिए, तो इसको लिख सकता है x माइनस इंटू 3, ये तो सिंपल है। और इसको लिख सकता है 2 इंटू वाई माइनस 0, ठीक है। और इसको लिख सकता है x माइनस इंटू 7। सो आपके पास कौन सा पॉइंट आया? 3, 0 एंड 7। 3, 0 एंड 7 आ गया। उसके बाद वो n विच इज इक्वल टू नॉर्मल, बेसिकली नॉर्मल क्या किसके इक्वल होगा? 4, 2 एंड -5। सो 4, 2 एंड -5। सर आज के लिए इतना काफी नहीं इसका? काफी है तो काफी सही। अभी अच्छा, नंबर थोड़ी पढ़ लेते हैं। नंबर थ्योरी पढ़ लेते हैं। वैसे भी सर जी थोड़ा ही हमारा उसका सिलेबस रह गया, इसके बाद एक एक्सरसाइज और करनी है 4.1 की 2 एक्सरसाइज। कोई मसला नहीं है, रिवीन कर लेंगे। कौन सा चैप्टर? मुझे तो हम 1.2 सर जी 1 पे ही हैं। तो इस लास्ट टाइम हम पढ़ने लगे थे, क्या था वो? था हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। तो वो क्या होता है? एनसीआर। सो एनसीआर विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल और n माइनस k फैक्टोरियल। पहले से जानते हो कि भूली हुई है? सर जी बाइनोमियल थ्योरम का तो ये फार्मूला नहीं था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी या फिर इसी में यूज होता है 8 क्या चैप्टर 1 में। प्लस एक्स इसकी पावर n इसकी बात कर रहे हो? पता नहीं इस तरह की सर जी कोई फार्मूला था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, फिर आगे पावर बढ़ती जाती थी। वही है, चलो ये भी हो गया। वही फार्मूला है। ये थ्योरम है, वो फार्मूला है। फर्क है ना, जी थ्योरम और फार्मूले पे। एक ही चीज एक ही है, एक ही एक्सपेंशन से ये दोनों आए हैं। जी जी। सो आपके पास क्या हो रहा है बेसिकली? ये एन सी आर विच इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल ओवर के का फैक्टोरियल, मीन टू से जो ऊपर आया वो ऊपर उसका फैक्टोरियल और जो नीचे आया उसका फैक्टोरियल, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके एन माइनस के, मीन टू से इसमें से इसको निकाल के इसका फैक्टोरियल। सो ये काम की बात नहीं है, सर जी जस्ट ये प्रूव रहने दे, प्रूव कोई नहीं करवाते। क्या हुआ? मैंने कहा प्रूव कोई नहीं करवाते हमें। चलो, तो उसने कहा है कि ये देखें ये किसके इक्वल है। सो फार्मूला लगाया क्या है? 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 8 माइनस 3 का 3 फैक्टोरियल, राइट। सो बेसिकली 8 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और ये 5 का फैक्टोरियल। सो आप जानते हो कि 8 का फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 माइनस 7 माइनस सॉरी डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 का फैक्टोरियल, राइट। सो 5 का फैक्टोरियल 5 से कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, 6 से कैंसिल, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 56। समझ रहे हो इस बात को? 8 के फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5 से कैंसिल, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल रह गया, और आपके पास 8, 7
और 6 रह गया। सो 3 का फैक्टोरियल 6, इससे कैंसिल। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जस्ट। यहाँ पर कुछ रूल्स कह रहा है कि अगर आपके पास n 0 हो, nc 0 हो या फिर जी सर। ncn हो, मीन टू से अगर इक्वल हो या फिर 0 हो तो ये हमेशा 1 आएगा। अगर आपको कहीं पे ये अगर कह n देता की है, वैल्यू से, हाँ n की वैल्यू से, अगर कहीं पे आपको ये कहता है कि 6c0 इसकी वैल्यू बताओ, या फिर आपको कह देता है कि 1000c0, सो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, ये 1 के इक्वल है। और कहीं पे आपको ये कह देता है कि के सी के किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे कि 1, क्योंकि ये इक्वल है। सो ये रूल है। अजी अगर ऐसे आ जाए 5 और नीचे भी 5 हो फिर भी 1 होगा ना? तब भी 1 होगा। उसने कहा नहीं है कि n जी मीन सर। टू से 5c5 आएगा। सो आपको क्या आंसर मिलेगा? 1। यहाँ पर एक पास्कल रूल है, ये देख रहे हो? ये रूल आपकी क्वेश्चन में बेसिकली यूज होगा। मेन चीज जो इंडक्शन मेथड है उसी तरह का ये आपके पास रूल है कि n सी के प्लस n और k -1 मीन टू से ऊपर वाली सेम है, और जहां पर ये चीज डिफरेंट है, और डिफरेंट सिर्फ एक ही पॉइंट का है, मीन टू से ये एक पॉइंट ज्यादा है और ये एक पॉइंट कम है। समझ रहे हो? देखिए जी k में आप k-1 में आप एक पॉइंट ऐड करोगे तो क्या आएगा? k ही आएगा ना। सो जी मीन सर। टू से इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर एक पॉइंट का डिफरेंस होगा और ऊपर सेम होगा तो क्या होगा? ऊपर एक पॉइंट बढ़ जाएगा और यहाँ से हम बड़ी वैल्यू यूज कर लेंगे। जी लेट से अगर हम फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो आपके पास 5c2 है और आपके पास क्या है? प्लस में 5c आपके पास 3 है। सो आप लिखोगे 5 + 1 एंड मीन, और यहाँ पर 3 बड़ा चूज कर लोगे। सो 6c3 ये चीज लिखोगे। जी सर। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि इसको प्रूव वगैरह करना नहीं है, तो प्रूव नहीं करते हैं। उसके बाद ये पास्कल ट्राइंगल। सो ये भी एक रूल है, पास्कल ट्राइंगल रूल। सो ये सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर 1 लिखें, ठीक है, जी और बाकी ऐड करते जाएं। सो 1 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2। सर। उसके बाद 1 को 2 से ऐड करेंगे तो 3, 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3, 1 को 3 से ऐड करेंगे तो 4, 3 को 3 से ऐड और करेंगे तो 6, इसको ऐड करेंगे तो 4, फिर 1 को 4 से 5, 5 ये क्या है? 4 को 6 और से 10, 6 6 को 4 10 से 10, 4 को 1 10 से 5। इन द सेम वे 1 5 6 5 10 15 10 10 20 एंड 25 15 और 5 1 6। सो ये आपका रूल है बेसिकली ट्राइएंगुलर रूल फॉर बाइनोमियल थ्योरम। सो ये भी सर यूज होगा सर जी? ये भी यूज होगा। क्वेश्चन देखे नहीं है मैंने, क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा अगर यूज हुआ तो। सो देखें, जिसकी आप बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम की, वो ये था जिसकी आप बात कर रहे थे ना, कि इसको ऐसे जी सर। करते जाएं। यहाँ पर उसने लिखा होना चाहिए था, उसने लिखना था यहाँ पे ये किसके इक्वल है, लेकिन नहीं लिखा। चलो, हाँ ये लिखा है उसने, इसकी बात कर रहे थे आप। जी सर। ये थ्योरम है। जी सर। देखें, a+b² n c0 a⁴n nc1, एक घटता गया जी इसमें सर। से और एक इसमें से जी बढ़ता गया। सो एक काम करेंगे, जी एक सर। ज्यादा करेंगे, कम करते जाएंगे और इसका बढ़ता जाएगा। सो ये चीज है।
सो इसी से बेसिकली ये फार्मूले बनते हैं। ये देखें, आप जानते हो ये इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ओ स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिकली बाइनोमियल से ही यूज होके आता है। अगर उसको इससे आप सॉल्व करो तो तब भी इसको कर सकते हो। देखें, इस फार्मूले को अगर हम यूज करें, जो हमारे पास ये है NC0 NC1 उसके बाद NC2, और यहाँ पर पहले में वैल्यूज घटाते जाएं और दूसरे में वैल्यूज बढ़ाते जाएं। सो सबसे पहले क्या था a प्लस बी, इसके लिए हम 2 कर देते हैं। सो क्या आएगा 2C0 और a की पावर 2 b की पावर 0 प्लस 2C1 a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस 2C2 और a की पावर 0 b की पावर 2। सो किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो मीन टू से 2C0 हमने अभी पढ़ा ये 1 होता है। सो a स्क्वायर हो गया। सो उसके बाद 2C1, सो 2C1 बेसिकली आपके पास 2 ही होगा। सो 2, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, और यहाँ पर 2C2 अभी हमने पढ़ा ये 1 के इक्वल है। सो b स्क्वायर ये इक्वल होने गया, हमारा फार्मूला बन गया। इन द सेम वे a क्यूब के लिए भी कर सकते हैं, a3 के लिए, a4 के लिए, 5 के लिए। सो अगर आपको कहीं पे कभी भी कोई भी फार्मूला इस टाइप से सॉल्व करना पड़े कि आप बताएं जी इसकी पावर 10 हो तो ये किसके इक्वल होगा, तो यही फार्मूला यूज कर लेना 10C0 10C1 10C2 10C3, और ये आप इसकी वैल्यूज क्या है कम करते जाएं और इसकी b की वैल्यू बढ़ाते जाएं। सो उसके बाद इसको उसने ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 फॉर a ये एंड फॉर b। इसको कर लें। तो आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ, समझ रहे हो। सो आप इसको पहले लेट कर लें कि भाई लेट दिस चीज विल बी होल्ड, सो n k इज लेस देन n k प्लस 1, और ये ठीक है। तो आपने फार्मूला पढ़ा कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है n का फैक्टोरियल ओवर k का फैक्टोरियल ओवर n माइनस k का फैक्टोरियल पढ़ा। इसको लिख सकते हो n का फैक्टोरियल ओवर k प्लस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस k माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। सो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, हमने क्या पढ़ा है n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल लेस देन इसको हम लिख सकते हैं k माइनस n माइनस k माइनस 1, नहीं हम गलती कर रहे हैं, n माइनस k हमने अभी कल हमने नहीं पढ़ा था कि हम इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1, इसका फैक्टोरियल एक घटा के फैक्टोरियल लिख दें। सो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो n माइनस k माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n माइनस k फैक्टोरियल की जगह पे इस बार इसको सेम रख दिया
और एक इससे घटा के इसका फैक्टोरियल लिख दिया, राइट। जी सो सर। विच इज लेस देन n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें हम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, k प्लस 1 और इससे एक घटाएंगे तो k बन जाएगा सिंपल जी जी। सर। और जी सर। यहाँ पर आपके पास n माइनस के माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। सो अगर आप गौर करो तो ये वही चीज, सेम। जी सर। सेम चीज तो कैंसिल। जी सर। सो बाकी क्या रह गया, n का फैक्टोरियल भी कैंसिल। सो जी 1 सर। ओवर बेसिकली क्या आएगा यहाँ पर n माइनस के विच इज लेस देन, किसके किसके लेस देन आएगा, के प्लस 1 ओवर के 1 ओवर प्लस 1 के। जी। सो अगर जी क्रॉस सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 इज लेस देन n माइनस के, ऐसा ही। जी सर। सो यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू फाइंड करो, सो k प्लस के और ये उधर चला जाएगा तो n माइनस 1, राइट। जी सर। जी सर। k which is less than ठीक है। n minus k, n minus 1। सो अगर आप इसको k is less than n minus 1 by 2, राइट। सो आप जानते हो n and k both are integers और वो भी पॉजिटिव इंटीजर जी सर। जी। सो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो से बड़ा होगा के, लाजमी बात है, अगर के इंटीजर है जी सर। तो जीरो से बड़ा होगा। सो जीरो इज जी सर। लेस देन, इज लेस देन n माइनस 1। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, आप इसको क्या करें, बैकवर्ड कर दें। जी सर। इफ एंड ओनली इफ है ना। जी सर। सो इफ एंड ओनली इफ है तो ये काम कर दें, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो ये लेस इक्वल टू का भी साइन है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं, इंटीजर्स हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो यहाँ पर ये इक्वल टू भी आ जाए, क्योंकि जीरो भी तो नॉन मतलब नेगेटिव, जीरो। नॉन नेगेटिव जी इंटीजर सर। में आता है ना, नॉन जी सर, फिर जीरो नेगेटिव, भी शामिल। नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो इन द सेम वे यही काम हम भी पार्ट के लिए करेंगे। सो सॉल्व कर दूं या कर लोगे, चलो मैं आपको करके दे देता सर हूँ। जी ये मतलब ये ऑड इंटीजर्स का क्या मतलब है, ये बात बता रहे, बाकी हो गए। सो ऑड इंटीजर का ये आएगा, आप देखें अगर आप ये रिलेशन देखें k विच इज इक्वल टू 1/2 n माइनस 1/, ये चीज है। अगर जी आप सर। लेते हो n विच इज इक्वल टू even मीन टू से 2, समझ रहे हो। जी सर। सो 1/2 2 माइनस 1, सो बेसिकली क्या आएगा 1, सो 1/2 k विच इज इक्वल टू क्या 1/2, 1/2 क्या जी है सर। भाई, इंटीजर है। ये तो ये कम्प्लेक्स नंबर इंटीजर है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ये जी सो सर ये अगर आप n को इवन लेंगे तो आपको एक इंटीजर नहीं मिलेगा। इंटीजर आपको उसी सूरत में मिलेगा जब n आप ऑड लेंगे तो, कोई सा भी ऑड ले लें। जी। सो 3 माइनस 1, सो बेसिकली 2/2 विच इज इक्वल टू 1। 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, सो 6/2, सो दिस इज आल्सो इंटीजर। सो जब आप n ऑड लोगे तभी ये पॉसिबल है, अगर आप इवन लोगे तो तब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू जी आता सर। है। सो यहाँ पर जस्ट लेस देन था, सो लेस देन के लिए गुजारा है कि n इज लेस देन 1/2। लेस देन 1/2 का मतलब है n अगर इंटीजर है तो ये जीरो है जी। जी सर।
लेकिन जब एग्जैक्ट इक्वल टू की बात आएगी तो एग्जैक्ट इक्वल टू के लिए के 1/2 के या फिर 3/2 के 5/2 के 9/2 के कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर ही नहीं रहेगा। तो इंटीजर के लिए आपको ऑड इंटीजर लेना पड़ेगा, और तो कुछ भी नहीं है। जी सर, ये हो जाएगा सर, बाकी स्टेप इसी तरह करने हैं ना, वो बाकी तो इसकी कॉपी है, बाकी तो जस्ट आप यहाँ पर इक्वल टू डाल दें, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। जी सर, ये हो जाएगा फिर सर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी कॉपी ही कर लेते हैं। रुक जाए भाई, रुक जाए। तो देखिए, आपको ये साबित करना है फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। सो अगर आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ये राइट हैंड साइड चूज कर रहे हैं बेसिकली, आप देख रहे हो। so, इसको आप लिख सकते हो n-2 n-2 और k-2 इसका कॉम्बिनेशन प्लस n-2 k-1 इसका कॉम्बिनेशन प्लस n-2 सॉरी k-1 इसका कॉम्बिनेशन और प्लस n-2 एंड k। मैंने क्या है, जस्ट 2 को अलग-अलग लिख दिया, एक बार ये लिख दिया, एक बार लिख दिया, ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएगा बेसिकली, 1 ये और 1 ये, 2 जस्ट मैंने आप ये किया। सो हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या था वो रूल मुझे याद नहीं आ रहा, अभी जो हमने पढ़ा है वो कौन सा था, उसमें था कि अगर आपके पास n और k हो और n k+1 हो, ये किसके इक्वल होता है, बीच में एडिशन हो तो ये n+1 और k के इक्वल होता है जी। सो अगर आप इसी फार्मूले को यूज करें, सो ये सेम है। इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें 1 का डिफरेंस है, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, k-2 या फिर k-1, k-1 n-2 +1 और n-1 ये आ गया, प्लस यहाँ पर n-2 +1, और इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें से सर जी k-1 k। सो k, सो बेसिकली n-1 यहाँ पर k-1 एंड यहाँ पे k, सो बीच में प्लस, सो यहाँ पर फिर वो कंडीशन, सो n-1 +1, यहाँ से बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ से जी k, सो k -1 +1 से कैंसल, सो n-c which is equal to लेफ्ट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, देखिए जरा। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से आप इसको छोड़ें, आप 2 तक ही करें, आज के लिए काफी है, ठीक है। जी सर, अगर कोई मसला हुआ तो पूछ लेना। 3 फिर सर जी कल स्टार्ट करेंगे, 3 है ना, कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर जी।